वृतांत आता भी है कि उन्होंने ये बात सही नहीं की, किसी को तो 2-3%, 4% को सरकारी नौकरी मिल गई और बाकी सब खाली। क्यों चाहिए हमें, तो कैसे पूरे अपने वार्डरोब भरे हुए, क्यों चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग? जितना जितना आवश्यक है उतना यदि उपभोग करता है कोई, तो दुनिया का पर्यावरण बचेगा। अगर नमस्कार, भारत माता की जय। स्वदेशी पॉडकास्ट के सफ़र में आज हमें सौभाग्य मिल रहा है कि एक अनासक्त कर्म योगी परम श्रद्धेय दत्तोपंत बापूराव ठेंगड़ी जी के विषय में जानने के लिए। उनकी जयंती आने ही वाली है 10 नवंबर को, तो ऐसे विषय में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व जिनका रहा, जिन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए, शोषित वर्गों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और स्वदेशी विचारधारा के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई, और उन महान व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए एक और हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि हमारे बीच हैं। तो हम शो में स्वागत करते हैं स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक, प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी इंटरवेंशनिस्ट श्रीमान डॉक्टर अश्विनी महाजन जी। सर, स्वदेशी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, इस विशेष मौके पर हम परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विषय में आपके साथ एक विस्तार में चर्चा करना चाहते हैं कि अभी जैसे 10 नवंबर को उनका जन्म दिवस है, तो हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे संगठनों की रचना करी, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत ही अद्भुत एक विचारक थे। तो उनके विषय में सर आप कुछ बताना चाहें? देखिए, श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी न केवल एक संघ के प्रचारक थे और जिन्होंने अपना जीवन संघ के लिए दिया, इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़े युग दृष्टा थे। मैं जब युग दृष्टा की बात करता हूँ तो एक किसी भी संगठन में कुछ आइडियोलॉग्स होते हैं जो संगठन को उसके विचार के नाते लोगों के सामने अपना प्रस्तुति करते हैं। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक विचारक थे, संघ के प्रचारक तो थे ही, लेकिन वे दुनिया को एक ऐसी दृष्टि से देखते थे कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस चीज़ की आवश्यकता होगी। जब मैं इसको कहता हूँ कि युग दृष्टा थे, तो उनके बारे में आगे चल कर के हम बातचीत करेंगे ही। आपने जो प्रश्न पूछा कि उन्होंने बहुत से संगठनों की रचना की, उनमें से 3 प्रमुख संगठन जिनके बारे में पूरा देश, दुनिया जानती है। एक है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। दूसरा है भारतीय किसान संघ, जो भारत के किसानों के बीच में काम करता है, और किसान संघ की भी सदस्य संख्या करोड़ों में है। और तीसरा संगठन उन्होंने निर्माण किया, स्वदेशी जागरण मंच। वास्तव में एक संगठन नहीं निर्माण किया, बल्कि उन्होंने एक मंच का निर्माण किया। और यदि हम भारतीय मजदूर संघ की बात करें, तो जब उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, तो देश में अधिकांश जो मजदूर संगठन थे वो या तो साम्यवादी विचार के थे या कांग्रेस के विचार के थे। कांग्रेस का विचार भी लगभग साम्यवादी विचार के साथ ही मिलता जुलता था। और मजदूर संगठनों का उस समय जो नारा हुआ करता था, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अच्छा। तो दत्तोपंत जी को ये बात बड़ी खलती थी कि हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर है, किसान है, आम आदमी है, कोई व्यापारी है, उद्योगपति है, सबको देश के लिए काम करना है।
और यदि मजदूर संगठन एक मैनेजमेंट के साथ झगड़ा करेंगे, हर समय स्ट्राइक के मोड में होंगे, तो देश में उत्पादन प्रभावित होगा, देश का विकास प्रभावित होगा और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हम ऐसे मजदूर संगठन की स्थापना करेंगे जिसके सामने हड़ताल का विकल्प आखिरी होगा। अच्छा। उन्होंने कहा कि मजदूर अन्यान्य प्रकार से मैनेजमेंट के साथ बात करते हुए, सरकार के साथ बात करते हुए अपने हितों की रक्षा तो करेंगे, लेकिन राष्ट्रहित की अवहेलना ना हो, इसको भी सुनिश्चित करेंगे। तो उन्होंने एक नया नारा दिया, राष्ट्रहित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। अच्छा। तो उन्होंने उस पूरे के पूरे नैरेटिव को बदला और जिसके कारण मजदूरों में, क्योंकि आप जानते हैं कि सब लोग देशभक्त होते हैं। हाँ जी। चाहे मजदूर है, किसान है, इस देश का आम आदमी है, सब देशभक्त लोग हैं। तो ऐसे में उनको ये विचार बहुत पसंद आया और धीरे धीरे करके मजदूर क्षेत्र में जो सिर्फ साम्यवादी विचार चलता था, हाँ जी, वो समाप्त हुआ और आज इस स्थिति है कि भारतीय मजदूर संघ की जितनी सदस्य संख्या है उससे आधी से भी कम जी। बाकी सब मजदूर संगठनों की संख्या है। अच्छा। एक संगठन उन्होंने रचना की भारतीय किसान संघ की। हम जानते हैं कि किसान संगठित नहीं और हमारे देश में उस समय अन्न की भी बहुत कमी थी। जी। किसानों को विकास करना है, उनको अच्छे प्रकार से उत्पादन करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने हितों की रक्षा भी करनी है। उस समय किसानों के नेता के रूप में आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे और रोज दिल्ली में आकर के हड़ताल, धरना प्रदर्शन से होता था। दत्तोपंत जी ने नारा दिया, देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन दाम पूरे लेंगे। यानी हम किसानों का संगठन ऐसा करेंगे कि किसान अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ाई भी करे, लेकिन साथ ही साथ उसकी दृष्टि क्या हो कि देश के अन्न भंडार भरने हैं। ये नहीं कि केवल मुझे अपनी कीमत वसूलनी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। 1991 के समय 1991 के आसपास का वो समय ऐसा था कि WTO पर लगातार चर्चा हो रही थी और वाशिंगटन कंसेंसस के नाम से दुनिया भर में एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था कि ग्लोबलाइजेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है जी। और भूमंडलीकरण के आधार पर ही दुनिया को, देश को आगे बढ़ना है। सभी जो विकासशील देश हैं उन सबको केवल और केवल भूमंडलीकरण के रास्ते पर ही आगे बढ़ कर के आगे काम हो सकता है। और उसके साथ ही आ रही थी विदेशी पूंजी, FDI, विदेशी कंपनियां, और यह नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि अगर हमारे देश का विकास हो सकता है तो केवल विदेशी पूंजी के आधार पर, विदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर, विदेशी मैनेजमेंट के आधार पर। और देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दरवाजे खोल दें, विदेशों से सामान आने दें, विदेशों से टेक्नोलॉजी भी आने दें, विदेशों से पूंजी भी आने दें। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई विदेशी कंपनी आकर के यहाँ उत्पादन कर रही है कि भारतीय कंपनी कर रही है। इन दोनों के बीच में भेद भी समाप्त कर दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया कोई ऐसी संतों की दुनिया तो है नहीं। वे सब कंपनियां क्यों आ रही थी? क्योंकि उनको यहाँ से लाभ कमाना था, यहाँ का शोषण करना था। और वो इतनी बड़ी फोर्सेस थी, एक एक कंपनी की जो नेटवर्थ है वो कई देशों की GDP से भी ज़्यादा है। अच्छा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी आप देखते हैं। जी। तो उन कंपनियों के सामने
और जो उनकी कंपनियों को सहयोग करने वाली उनकी सरकारें, अमेरिका की सरकार, यूरोप की सरकारें, जापान की सरकार, बाकी मुल्कों की सरकारें, वो इतनी ताकतवर हैं कि उनके सामने कोई एक संगठन खड़ा होकर के उनको उनके साथ लड़ाई कर सकेगा, ये संभव नहीं। तो दत्तोपंत जी ने एक कल्पना की कि इस लड़ाई को एक साझे मंच के माध्यम से लड़ा जा सकता है। जी। ऐसा नहीं हो कर सकते कि हम कोई संगठन खड़ा कर दें, उसमें कोई अध्यक्ष बन जाए, कोई महामंत्री बन जाए और उसके खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाए, नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि सारे संगठनों को मिलना होगा, चाहे वो मजदूर संगठन हो, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में लगे हुए संगठन हो, चाहे वो ग्राहक के क्षेत्र में हो, चाहे वो सहकार के क्षेत्र में हो, चाहे वो विद्यार्थी संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, सब लोगों को मिलकर के ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और स्वदेशी जागरण मंच की जो कल्पना थी वहाँ से निकली और उस समय एक और स्थिति निर्माण हो रही थी कि जो सोशलिस्ट लोग थे, समाजवादी समाज जो पार्टियां थी, कई पार्टियां थी, कई लोग थे, वो भी बहुत ताकतवर हुआ करते थे उन दिनों में। तो लेकिन वो सब लोग एक मत के नहीं हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दिया। मुझे अभी भी याद है एक रैली में इसी स्वदेशी के मुद्दे पर रैली थी और एक बड़े समाजवादी नेता को दूसरे समाजवादी नेताओं ने मंच से नीचे उतार दिया। अच्छा। मैं नाम बताऊं आपको कि वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो ऐसे में ये जो समाजवादी या दूसरे जो लोग हैं वो भी स्वदेशी की बात करते थे, वो लेकिन स्वदेशी के हित में बहुत आगे बढ़ कर के इस लंबी लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने विचार किया कि संघ के जितने संगठन हैं वो स्वदेशी जागरण मंच में आए, लेकिन बाहर के संगठनों को कोई मनाही नहीं होगी, यानी सब आमंत्रित हैं, चाहे वो साम्यवादी विचार के हैं, समाजवादी विचार के हैं, कांग्रेस के हैं, किसी के हैं, वो सब स्वदेशी जागरण मंच में उनका स्वागत होगा। जब भी आए वो हमारे मंच पर करें। तो इसको एक मंच बना दिया। अच्छा। क्योंकि संगठन बनाते तो लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, तो मंच बना करके आपको मैं बताऊं कि साम्यवादी विचार के प्रमुख आइडियोलॉग उस समय जस्टिस कृष्णा अय्यर हुआ करते थे। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने हमारे प्रथम स्वदेशी जागरण मंच का जो सम्मेलन था महाराष्ट्र रंगायन में दिल्ली में हुआ था 1993 में, उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। अच्छा। तो किसी की भी मनाही नहीं थी, सब लोग आमंत्रित होते थे और वो लोग बहुत अपने मन से हमारे उसमें आते थे। तो ये लड़ाई लड़ने का एक अनोखा तरीका दत्तोपंत जी ने उस समय ये विचार कर लिया था कि ये जो विदेशी आक्रमण है इसको स्वदेशी के आधार पर ही लड़ा जा सकता है। आपने देखा कई उतार चढ़ाव आए, किस प्रकार से हमारे देश का विद्योगीकरण हुआ, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, विदेशों से सामान आने लगा, हम विदेशों पर निर्भर हो गए और हमने लगा कि हम बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट भी हमारे नहीं बढ़ पाए और जो थोड़े बहुत एक्सपोर्ट अभी थे आप जानते हैं वो भी अमेरिका की इस टैरिफ पॉलिसी के कारण वो भी प्रभावित होने लग गए। और जो कहते थे कि आप ग्लोबल वैल्यू चेन को आने दो, उन ग्लोबल वैल्यू चेन खुली रहेंगी तो हम कहीं से भी कोई भी कल पुर्जे खरीदेंगे, कोई भी सामान बना लिया करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से पहले अमेरिका ने कहा कि भाई हम वैक्सीन के लिए जो कच्चा माल है नहीं देंगे, उसके बाद चीन ने कोविड के बाद आपके सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई बंद कर दी और हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सब बंद हो गई। और अभी उस हाल फिलहाल में रेयर अर्थ के मटेरियल्स से बनी हुई चीज़ों को उन्होंने उस पर भी बाधा लगा दी। तो समझ में आ गया कि एक तरफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स का वेपनाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ से टैरिफ का वेपनाइजेशन हो रहा है
और अलग अलग प्रकार से वहाँ से प्रौद्योगिकी आने पर तरह तरह की रुकावटें हैं। आप डिफेंस की कोई प्रौद्योगिकी ला के दिखा दीजिए, आती नहीं। बिल्कुल। आप टेलीकॉम की कोई प्रौद्योगिकी देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि आप कोविड के दौरान जो हमें दवाइयाँ चाहिए थी, वो दवाइयों के लिए पेटेंट राइट तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसा होगा, इसकी कल्पना दत्तोपंत जी को पहले से ही थी, इसलिए उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की रचना की। और आज आप देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री स्वदेशी को अपनाने की बात कर रहे हैं, देश की पूरा का पूरा नेतृत्व स्वदेशी को अपनाने की बात कर रहा है, पूरा समाज स्वदेशी की तरफ अग्रसर हो रहा है। और जिस तेज़ी से आज व्हाट्सएप को छोड़ करके आराताई पर लोग आ रहे हैं, वो दिखाता है कि स्वदेशी इस देश की एक आत्मा, एक भावना, उस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसका श्रेय दत्तोपंत जी को जाता है कि जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की रचना की। तो सर, एक और जिज्ञासा है मन में कि परम श्रद्धेय दत्तोपंत जी की एक किताब थी द थर्ड वे, तो उसके विषय में जानने की इच्छा है कि उसमें किस तरीके का उन्होंने एक ऑल्टरनेट बिजनेस मॉडल बताया था। ये बिजनेस मॉडल नहीं था, वो देशों को चलाने का क्या रास्ता होना चाहिए, अर्थव्यवस्थाएं कैसी चलनी चाहिए, जी। उसके संदर्भ में उन्होंने थर्ड वे लिखी थी। थर्ड वे का मतलब है तीसरा रास्ता। जानते हैं कि उस समय दुनिया में दो मॉडल चलते हैं, एक साम्यवादी समाजवादी मॉडल और दूसरा पूंजीवादी कैपिटलिस्ट मॉडल। जी। पूंजीवाद में क्या होता है कि सब कुछ निजी क्षेत्र के हाथ में होता है। जी। हर व्यक्ति को अपना उद्यम चलाने की स्वतंत्रता होती है, ऐसा कहा जाता है। और उसमें सभी लोग एनिमल इंस्टिंक्ट से काम करते हैं और उसमें अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कंपटीशन के कारण कार्यकुशलता आती है, और ये पूंजीवादी जो विचार है उसके समर्थक बोलते हैं। दूसरा विचार है समाजवादी साम्यवादी विचार, हम इकट्ठा कर रहे हैं, हालांकि दोनों में अंतर है। उसमें सब कुछ सरकार के हाथ में होना चाहिए। जी। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सब सरकार तय करेगी। सारी समझ सरकारी लोगों के पास है, ऐसा माना जाता है। और हम जानते हैं कि जहाँ समाजवाद होता है उसमें कहा गया कि इससे वितरण में समानता आती है। सरकार तय कर सकती है कि सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए, और बराबर ना बांटा जाए तो जिसको जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार दिया जाए, लेकिन असमानताएं ना हो, यानी पूंजी का जो ध्रुवीकरण ना हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो। यह समाजवाद की सोच है। हम देखते हैं कि पूंजीवाद के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है। धीरे धीरे करके पूंजीपति इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो मजदूरों के अधिकारों का भी हरण करना शुरू कर देते हैं। उनको कम से कम मजदूरी पर रखा जाए, इसकी सोच होती है। और धीरे धीरे करके सारा का सारा धन बहुत कम लोगों की हाथ में रह जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ 10 से कम लोग होंगे जिनके पास पूरे पूरे दुनिया में जितने धन होगा उसके मुकाबले में काफ़ी धन उनके पास होगा। जी। आप फोर्ब्स लिस्ट देखिए उठा करके, कितने बिलियन डॉलर की किसकी वर्थ है। ऐसे कुछ 500-700 लोग होते हैं जिनके पास सारी की सारी पूंजी होती है। और आम समाज में बहुत बड़े संख्या में लोग या तो भूखे मरते हैं या बहुत ही निम्न जीवन व्यतीत करते हैं। असमानताएं भयंकर प्रकार की रहती हैं। समाजवाद के अंदर ये समस्या है
कि उसमें काम करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं होता, सबको मिल ही जाना है, तो काम ज़्यादा क्यों करूं? सरकारी नौकरी में हूं तो 5 बजे से पहले ही मैं अपनी तैयारी करना शुरू करूं और 5 बजे अपना टिफ़िन बॉक्स बांध करके घर चल पड़ता हूँ, तो काम हो गया। यानी देश का विकास कैसे होगा? हमारे देश में जिस प्रकार की पद्धति अपनाई गई, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, लेकिन वो समाजवादी विचार से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी और सरकार ने कहा कि जो कुछ भी हो करेगा वो सरकारी क्षेत्र करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र करेगा, और निजी क्षेत्र के पास ना तो क्षमता है, ना साधन है, ना उनकी सोच है, ना उनकी कैपेसिटी है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में सब कुछ देना होगा। निजी क्षेत्र काम करेगा, लेकिन उसमें निजी क्षेत्र को काम करने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोटा लेना पड़ेगा, फिर इंस्पेक्टर उसका देखेंगे कि वो ठीक ठाक नियमों के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। तो ऐसे में दत्तोपंत जी ने कहा कि ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी सोच है, यह मनुष्य के विकास में, अर्थव्यवस्थाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि इसमें निजी उद्यम को प्रोत्साहन नहीं होता, निजी उद्यम को अलाउ नहीं किया जाता। और हमारी तो सोच ये है ना, इस देश की पुरातन सोच है, हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति को उद्यम करने का अधिकार होना चाहिए। हम देखते हैं कि पुरातन काल से हमारे लोग बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज डेवलप करते थे, कोई सरकार थोड़ी करती थी, बिल्कुल सर, कोई बड़े पूंजीपति भी नहीं करते थे, और अच्छे प्रकार का सामान, बेहतर प्रकार का सामान वो बना करके दुनिया के बाज़ारों में बेचा करते थे, और वहाँ से वो सोना लेके आते थे, क्योंकि दुनिया में कहीं इस प्रकार की प्रौद्योगिकी के आधार पर इस प्रकार का उत्तम उत्पादन होता ही नहीं था। कपड़े से लेकर हाथी दांत तक के उत्पाद, केमिकल से लेकर इत्र तक, तमाम प्रकार की चीज़ें भारत के लोग बनाया करते थे। वो सब निजी उद्यम के आधार पर होता था, निजी फ्री था, फ्री एंटरप्राइज जिसको बोलते हैं। तो लेकिन पूंजीवाद भी समाजवाद का उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि असमानताएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण समाज के अंदर एक विघटन आता है, टसल्स होती हैं, क्राइम बढ़ते हैं। इसलिए ना तो पूंजीवाद और ना ही समाजवाद देश के संचालन के लिए ठीक है। एक ही रास्ता है, वो तीसरा रास्ता है, जिसके अंदर हर व्यक्ति को उद्यम करने का अधिकार हो, उसके ऊपर कोई बंदिशें ना हो, और किसी भी प्रकार के रोक टोक ना होते हुए हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार होना चाहिए। आजकल जो स्वदेशी जागरण मंच एक अभियान चलाए हुए है, स्वावलंबी भारत अभियान, वो भी यही है कि हम लोगों को प्रेरित करें उद्यम करने के लिए। हुआ क्या कि इस दौरान जब हमने मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को अपनाया, तो युवाओं में एक ही लालसा होती थी, अरे जाकर के कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। हम जानते हैं कि सरकार सबको नौकरी दे नहीं सकती है, तो 2-3%, 4% को सरकारी नौकरी मिल गई और बाकी सब खाली। तो कैसे चलेगा काम? निजी क्षेत्र भी बहुत कम लोगों को रोजगार दे पाता है, जो संगठित निजी क्षेत्र होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। इसलिए यदि हम उद्यमशीलता को बढ़ाते हैं, तो वाई बी जॉब सीकर, आई डोंट बी द जॉब क्रिएटर। तो ये जो सोच है कि एक तीसरे रास्ते की सोच, कि कैपिटलिज्म भी काम नहीं करेगा और सोशलिज्म भी काम नहीं करेगा, हमें उस तीसरे रास्ते पर चलना होगा जिसमें हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार हो, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने का अधिकार हो, और साथ ही साथ एक इसको हम कहें कि सरकार पर आधारित लोग ना हो। ये ना हो कि भी सरकार, अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो सरकार बेरोजगारी भत्ता दे दे,
अगर किसी की आमदनी कम है तो उसको सब्सिडी दे दे, उसको पैसे दे दे। ये नहीं, हर व्यक्ति इतना कमा सके कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, सुख दुख में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, बीमार होने पर अपना इलाज करा सके, अपने बच्चों की फीस भर सके, अपना बिजली का बिल खुद भर सके, अपना पानी का बिल खुद भर सके। एक ऐसी समाज की कल्पना, यह है तीसरा रास्ता। क्योंकि आज पूंजीवाद तो जिस प्रकार से चल रहा है मालूम है, और भारत को भी पूंजीवाद के रास्ते पर चलाने की कोशिश 1991 के बाद हुई। समाजवाद तो लगभग खत्म ही है। तो ऐसे में जो कई अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि पूंजीवाद का तो कोई विकल्प है नहीं, और अगर मान लिया किसी को नौकरी नहीं मिलती तो उसको बेरोजगारी भत्ता दे दो, किसी की आमदनी कम है तो उसकी यूनिवर्सल बेसिक इनकम तय कर दो, किसी को कोई भूखा है तो उसको अनाज फ्री में दे दो, लोगों को बिजली का बिल मुफ्त कर दो, पानी का मुफ्त कर दो, महिलाओं को इतने पैसे दे दो, महिलाओं को फ्री में सैर करा दो, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उनका आना जाना फ्री हो जाए। यह जो सोच है ये वास्तव में उस समाजवादी सोच का परिणाम, जो समाजवादी जिन्होंने हार मान ली कि कैपिटलिज्म को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन कैपिटलिज्म के अंदर हम इस प्रकार की रचना करेंगे। उसके बड़े प्रणेता के नाते हैं अमर्त्य कुमार सेन, जिन्होंने इस प्रकार की कल्पना की है कि लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी चाहिए, लोगों को फ्री बीज देनी चाहिए, और टैक्स लो और वो टैक्स को बांट दो लोगों के बीच में। देखने में तो ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो अक्षमता निर्माण होती है, जिसको फ्री में सब कुछ मिल जाता है वो अक्षम हो जाता है। इसलिए समाज में हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, उसको काम का अधिकार होना चाहिए, मुफ्त में बैठ के खाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जब तक उसके पास काम नहीं है उसको भोजन देना, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन नीतियां ऐसी बने कि काम ही ना निर्माण हो, वो गलत है। इसलिए नीतियां ठीक बननी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने थर्ड वे पुस्तक की रचना की, और आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस पर विचार कर रहे हैं कि ना तो कैपिटलिज्म सही रास्ता है, ना सोशलिज्म सही रास्ता है। एक स्मॉल प्रोडक्शन जिसमें सब लोगों को उद्यम का अधिकार हो, इसलिए इस सरकार ने भी आते ही स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, हैंड होल्डिंग, ये सब चीज़ें करनी शुरू की। इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यही दत्तोपंत जी को सही श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल सर, एक अद्भुत विचार की शक्ति। और सर, आज पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज से बड़ा परेशान है। दुनिया भर में सम्मेलन हो रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज फोरम बन रहे हैं, मगर जितना मुझे ज्ञान है, परम श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने, जितना मैंने आप लोगों से सबसे सीखा है, उन्होंने 1990 के ही शुरुआत में ही ये चीज़ प्रेडिक्ट कर दी थी कि आगे चल के ऐसा पर्यावरण में बदलाव होगा और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इस विषय में थोड़ा सा विस्तार में बताएं सर। देखिए, जो हमने उत्पादन की पद्धति, जो हमने आर्थिक पद्धति अपनाई, उसमें मुख्य बात यह है कि निजी लाभ सबसे सर्वोपरि है। और जब निजी लाभ सर्वोपरि है तो स्वाभाविक है निजी लाभ करने के लिए आप पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। ऐसे कोई नियम कायदे कानून तो होते नहीं है कि आप पर्यावरण को नहीं करेंगे। तो और उसी प्रकार से जब सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है तो उसमें क्या विचार होता है कि जीडीपी को अधिकतम बढ़ाना है, यही होता है। जीडीपी एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। अब आप ये देखिए, जंगल काटे जाओ, लकड़ी इकट्ठी करो, उसको बेचो, जीडीपी बढ़ जाएगी। आप तरह तरह के रसायनों का उपयोग करो ताकि उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन उसके साथ ही साथ कैंसर भी बढ़े। कैंसर बढ़ेगा तो लोग बीमार ज़्यादा होंगे,
तो अस्पतालों में जाएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, कीमो कराएंगे, तो उससे भी जीडीपी बढ़ जाएगी। जी। लोग अपने घरों के पास उनको काम नहीं मिलता, हाँ जी। गांव में काम नहीं मिलता किसी को, तो वो शहर की तरफ भागता है। कोई 100 किलोमीटर, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 किलोमीटर दूर तक जाता है। जी। और आजकल हम शहरों में भी देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप 25-25, 30-30 किलोमीटर रोज आते जाते हैं। जी। तो ये जो उत्पादन की पद्धति है ये जीडीपी बढ़ाने वाली है। हाँ जी। लेकिन क्या ये लोगों के कुशलक्षेम को बढ़ाती है क्या? जी। अगर कोई अपने घर से दूर जाता है, 2-2, 3-3 घंटे के सफ़र करके वापस आता है, तो ये कुशलक्षेम बढ़ता है क्या? अपने परिवार के साथ वो रह सकता है क्या? नहीं होता। उसी प्रकार से जंगल कटते हैं, जीडीपी बढ़ती है, तो क्या उससे कुशलक्षेम बढ़ता है क्या? यदि कोई लोग बीमार होते हैं, उससे कुशलक्षेम बढ़ता है क्या? यानी जीडीपी बढ़ाने के तमाम जो नुस्खे हैं वो कुशलक्षेम को घटाने के नुस्खे हैं। तो इसलिए तत्वपंजी का कहना था कि कुशलक्षेम बढ़ना चाहिए जी। और पर्यावरण बचना चाहिए, जी। क्योंकि पर्यावरण अगर नष्ट हो गया तो कुछ भी बचेगा नहीं, जी। दुनिया ही नहीं बचेगी। आज हम देख रहे हैं कि जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। बिल्कुल सर। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस प्रकार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो रहा है, इस प्रकार से कहीं अल्पवृष्टि तो कहीं अतिवृष्टि, कहीं एक्सेस रेन, कहीं पर डेफिसिट रेन, और जिस प्रकार से प्रकृति अपना रंग दिखा रही है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है हमने। बिल्कुल। ये गलती हमारी, प्रकृति की गलती थोड़ी है। प्रकृति को तो अपने प्राकृतिक अंदाज में चलना है, तो इसलिए भगवान पर दोष न डालिए। जो कुछ हम कर रहे हैं, जो पर्यावरण को हम नष्ट कर रहे हैं, वो हमारे वजह से है। इसलिए इस विषय को रेखांकित करने के लिए दत्तोपंत जी ने 2 काम किए। एक, आइडियोलॉजिकल लेवल पर उन्होंने इस बात को स्थापित किया, रेखांकित किया कि दुनिया का विकास का मॉडल जीडीपी आधारित नहीं हो सकता। जीडीपी से इतर हमें कोई और मापदंड खोजने होंगे। अभी दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स की बात आ रही है, तमाम प्रकार के दूसरे इंडेक्सेस आ रहे हैं, तो वो विकास का पैमाना हो सकते हैं, जीडीपी विकास का पैमाना नहीं हो सकती है। ये बात उन्होंने बारंबार कही, और आज हम पूरी दुनिया जीडीपी के इस मॉडल के बारे में चिंतित है, बातें हो रही हैं, और पर्यावरण के संदर्भ में कोप सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन कोई ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए हमें पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने इस विकास के मॉडल को बदलना पड़ेगा, और उस सोच को बदलना पड़ेगा कि जीडीपी ही सब कुछ है। तो इसलिए उन्होंने आइडियोलॉजिकल लेवल पर इस काम को किया, और समाज में इसके प्रति चेतना बढ़े, इसके लिए उन्होंने पर्यावरण मंच की स्थापना की। अच्छा। और पर्यावरण मंच आज भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता स्थान स्थान पर उसको चला रहे हैं। और पर्यावरण मंच की स्थापना एक तरह की सांकेतिक थी, यानी आज केवल एक पर्यावरण मंच बना करके नहीं, पूरे देश समाज को, हर व्यक्ति को इस बात के लिए आग्रह करना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कोई लोग प्लास्टिक के बारे में संघर्ष कर रहे हैं, कोई पेड़ों के कटने के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्यावरण जो हवा का प्रदूषण हो रहा है उसको ठीक किया जाए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब एक तरफा बातें हैं। इसका हल केवल यही है कि जब हम अपने सोच को बदलें, अपने विकास के मॉडल को बदलें, और ये विचार करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस पद्धति से उत्पादन कर रहे हैं, जिस पद्धति से हम उपभोग कर रहे हैं, और जितना उपभोग कर रहे हैं, वो क्या पर्यावरण नाशी है कि नहीं। जी।
क्यों चाहिए हमें पूरे अपने वार्डरोब भरे हुए? क्यों चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग? जितना जितना आवश्यक है उतना यदि उपभोग करता है कोई, तो दुनिया का पर्यावरण बचेगा। अगर हम उपभोग की दृष्टि से एक्सपेंशनिस्ट हो जाएं, हमें सब कुछ खाना है, जी सब कुछ लेना है, सब बर्बाद करना है, क्योंकि प्रकृति मेरे लिए है, मैं उसका उपभोग करूं, मेरे पास जो मेरी जेब में पैसे हैं मैं क्यों ना खरीदूं, वो प्रकृति नाशक है। इसलिए जो हमारी सोच है हिंदुत्व की कि सादा जीवन उच्च विचार जी और उपभोग में संयम, प्रकृति के प्रति आग्रह, हमारे वेदों में लिखा है कि मैं वो एक व्यक्ति वनस्पति एकत्र कर रहा है दवाई बनाने के लिए, तो वो एक पत्ता तोड़ता है, जी तो वो पहले उसको प्रणाम करता है पौधे को कि भाई मैं आपका एक पत्ता तोड़ने जा रहा हूँ, आपको कष्ट होगा, लेकिन ये समाज हित के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो एक पत्ता तोड़ने के लिए भी उसकी संवेदनाएं इस प्रकार की हैं। ऐसी हमारे वेदों में इस बात की बातें लिखी गई हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारी सोच कैसी है, प्रकृति को बचाने की, प्रकृति के संवर्धन की, प्रकृति के संरक्षण की, उसी सोच को वापस लाने की ज़रूरत है। इसीलिए पर्यावरण मंच भी जरूरी है और सरकारों को, लोगों को, नीति निर्माताओं को अपने विकास के मॉडल को भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत होगी। जी। तो सर इसी से ही एक और जिज्ञासा मन में निकल के आती है कि जब परम श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने पर्यावरण मंच की स्थापना करी, तो साथ में उन्होंने समाज में समरसता बनी रहे उसके लिए समरसता मंच की भी स्थापना करी थी। तो उस विषय में भी सर आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं। देखिए, मैंने आपको बताया कि दत्तोपंत जी तो दृष्टया थे और उनका केवल व्यक्तित्व ही नहीं, कर्तृत्व जो है वो बहुत महत्व का है। और हम देखते हैं कि समाज में असमानताएं हैं, वो जातिगत असमानताएं हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, तमाम प्रकार की असमानताएं हम देख रहे हैं। और पहले तो छुआछूत की भी बहुत बात होती थी, कोई जाति ऊंची है कोई नीची है, आपस में मिल करके बैठ करके यही लोग अपने उसमें रहते हैं कि मैं तो उच्च जाति का हूँ, फलां तो नीची जाति का है। तो इससे समाज में विघटन होता है और देश का निर्माण करना है तो सबको मिल करके करना होगा। वो छोटा बड़ा थोड़ी होता है, सब मनुष्य एक जैसे हैं, सब में डीएनए एक जैसा है। तो क्या किया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हरिजन उत्थान करना चाहिए, लेकिन हमारे संघ की ऐसी सोच नहीं। हरिजन उत्थान कुछ नहीं होता, समरस होना है सबको, हमें सबके साथ मिल जाना है, ऐसे घुल मिल जाना है, समरस हो जाना है कि अंतर ही ना रहे कि कौन छोटा कौन बड़ा। हमारे संघ की शाखा में कोई पूछता नहीं कि तुम्हारी जाति कौन सी है, सब लोग मिलजुल के खेलते हैं। तो ये संघ का विचार है। तो उस दृष्टि से उन्होंने एक समरसता मंच की स्थापना की कि आइए सब लोग मिल करके देश निर्माण करेंगे, समरस होकर। बिल्कुल, कोई नहीं छोटा कोई बड़ा नहीं। और वास्तव में अपने देश की जो मुख्य समस्या है वो हमारे भेद हैं, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, सब भेद हैं। इन भेदों को समाप्त करना होगा। बिल्कुल। और नहीं तो अगर भेद समाप्त नहीं होंगे तो फिर कोई और आएगा हमें गुलाम बना लेगा। तो हमने इतनी गुलामी सही है वो अपने भेदों के कारण सही है, उनकी ताकत के कारण नहीं। हमारा समाज बहुत ताकतवर था, हमारी सेनाएं बहुत ताकतवर थी, लेकिन भेद था। मात्र 700-800 लोगों की परेड लेकर के जब अंग्रेज निकला पहली बार हमारे देश में, पहली बार जहां उन्होंने पैर रखा, उसके आसपास हजारों लोग खड़े थे। बिल्कुल। एक एक थप्पड़ मारते तो उनको रोक देते। बिल्कुल सर। लेकिन
कि समाज में जो भेद हैं उसकी वजह से ये सब समस्याएं होती हैं। तो समरसता, सब समरस हो जाए, इसके लिए दत्तोपंत जी का जो विजन था जी। वो केवल पर्यावरण के बारे में नहीं, समाज को भी हमें संगठित और समाज को भी एक समरस करना है उसके बारे में। जी। सर, परम श्रद्धेय दत्तोपंत जी का ने वो कहते हैं कि वो अपने जीवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से भी काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने उनके ऊपर 2 मुख्य किताबें भी लिखी थी। मतलब मैं अपने व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 2 किताबों का नाम भी दे रहा हूँ, जिस किताबों को देश विदेश में सबने पसंद किया। तो उनका डॉक्टर साहब का उनके जीवन पे कैसा प्रभाव रहा, क्या क्या उनके साथ एक वो काफ़ी उनके जो था उस विषय में भी सर बताइए। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ दत्तोपंत जी का एक आध्यात्मिक रिश्ता था। अच्छा। और जिस प्रकार से दत्तोपंत जी उनके विचारों से प्रभावित थे, वो भी दत्तोपंत जी के विचारों से प्रभावित थे। जी। और दत्तोपंत जी के ऊपर उनका बहुत विश्वास था। मैं उस विश्वास के नाते आपको बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब चुनाव लड़ा, क्योंकि वो चुनावी राजनीति में भी आए थे, जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो अपना इलेक्शन एजेंट उन्होंने दत्तोपंत जी को बनाया। अच्छा। तो आप समझ लीजिए कि कितना विश्वास होगा, क्योंकि एजेंट तो उसी को बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय हो। दत्तोपंत जी के डॉक्टर अंबेडकर के बारे में विचारों को तो हम उनकी पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात पर हमें विचार करना पड़ेगा कि आज के डेट में कुछ लोग अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं। जी। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साम्यवादी हैं। जी। मैं यहाँ पर दर्शकों के लाभ के लिए बताना चाहता हूँ कि अपने डॉक्टर अंबेडकर कभी भी किसी साम्यवाद को या साम्यवादियों को पसंद नहीं करते थे। अच्छा। उन्होंने उनके बारे में खूब लिखा है कि साम्यवाद में क्या गलतियां हैं, साम्यवादी क्या गलती कर रहे हैं, वो सब लिखा है उन्होंने। उनकी भरपूर उन्होंने उसका क्रिटिसिज्म किया है। तो इसलिए आज जो साम्यवादी संघ के विचार को काटते हुए अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, तो सच्चे अम्बेडकरवादी हों हाँ। तो वास्तव में संघ की उसी प्रकार से उसके बारे में विचार रखें जैसे डॉक्टर अंबेडकर रखते थे। जी। उसी प्रकार से वो उनके साथ मिलें जैसे डॉक्टर अंबेडकर हमारे दत्तोपंत जी के साथ मिलकर काम करते थे। जी। सर, परम श्रद्धेय दत्तोपंत जी का एक कई कोटेशंस में से एक कोटेशन अंग्रेजी में है जो मैं पढ़ना चाहूँगा। इट इज़ बेटर टू बी राइट एंड रिस्पॉन्सिबल रादर देन बीइंग रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल। तो इससे मैं जानना चाहूँगा सर, आपकी व्यक्तिगत जीवन में संघ यात्रा में परम श्रद्धेय दत्तोपंत जी का क्या, उनके विचारों का क्या रोल रहा है? मुझे दत्तोपंत जी के साथ काम करने का 10 साल का अवसर मिला। अरे। 1994 से लेकर 2004 जी। तक जब उनका देहांत हुआ, और उस दौरान हमारी उनके साथ खूब चर्चाएं होती थी, हर बैठक में मिलना होता था। मैं उनके विचारों से प्रभावित था, वो तो कोई बात ही नहीं। इसके अलावा एक बात, कई बार हम समाज जीवन में काम करने वाले जो लोग हैं कई बार परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। मैं किसी की भर्त्सना कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो नीति सही नहीं है, और लेकिन इस बात का विचार भी मेरे मन में आ रहा है कि उसको ये बात बुरा ना लग जाए, वो भी तो अपने मित्र लोग हैं जी। वो भी तो समाज में काम करते हैं, उनको बुरा ना लग जाए। तो ऐसे में मैंने आ सकता है मन में कि भाई ये मैं बात बोलूं कि ना बोलूं। तो ऐसा कई बार दत्तोपंत जी के साथ भी हुआ। मुझे उन्होंने अपने निजी बातें शेयर भी की हुई हैं। उन्होंने एक बार मुझे कहा कि मैं पूरी रात भर सो नहीं पाया, मुझे अगले दिन रैली में कुछ बोलना था कि मैं बोलूं या ना बोलूं। ये अंत में
मैंने विचार किया कि मुझे ये बोलना है। उन्होंने बोला, ये कई वाक्य उनके मशहूर हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि और बाद में उन्होंने अपना पब्लिकली भी ये बात कही कि इट इज़ बेटर टू बी राइट एंड इररिस्पॉन्सिबल रादर देन बीइंग रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल। यानी आप जिम्मेदार होकर के ये सोचें कि मैं गलत के साथ भी खड़ा हो जाऊं। जैसे रामायण में महाभारत में आपको ऐसे मिलते हैं कि जो भीष्म पितामह थे वो गलत के साथ खड़े थे, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा थी कि मुझे वैसे ही काम करना है जैसे वो गलत के साथ थे, लेकिन अपने आप को ठीक ठहराते थे। लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण थे, वो कई बार ऐसा वृतांत आता भी है कि उन्होंने ये बात सही नहीं की किसी को कहीं पर मिसकोट या कुछ ऐसी बातें भी आती हैं, हालांकि ऐसी बातें हैं नहीं, लेकिन तो हमें कृष्ण से सीखना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ गलत है, धर्म के खिलाफ है, तो हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन बी इररिस्पॉन्सिबल एंड राइट। तो ये बात उन्होंने बारंबार कही, लेकिन ये इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम इररिस्पॉन्सिबली लगातार बिहेव करते चले जाएं। और जैसा कि दत्तोपंत जी ने कहा है, हमें इस बात की भान होना चाहिए कि हम सही के लिए कह रहे हैं और वो सही सिद्ध होना चाहिए। इसलिए इट्स बेटर टू बी राइट एंड इररिस्पॉन्सिबल रादर देन बीइंग रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सर। और सर आज के स्वदेशी पॉडकास्ट का सफ़र यहीं तक है, मगर ये है बात सर कि हम जितना भी संघ के विषय में, परम श्रद्धेय दत्तोपंत जी के विषय में, स्वदेशी के बारे में जितना जानते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी जानने की और जिज्ञासा और अधिक बढ़ जाती है। तो भविष्य में भी इसी तरीके से हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें राष्ट्रवाद की विचारधारा की तरफ प्रेरित करते रहिए। नमस्कार। भारत माता की जय।